ये हमारे पास आज एक गीज़र है सर्वोकॉन सिस्टम लिमिटेड मेक का। ये 25 लीटर का गीज़र है और इसकी हमें अभी खोल करके क्लीनिंग करनी है। तो अभी हम इसको पूरा प्रोसेस देखेंगे कि इसको किस तरीके से खोल करके अंदर से इसकी सफाई की जाती है, क्योंकि 1 से 1.5 साल या 2 साल में इसके अंदर पानी के पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो सफ़ेद कलर के होते हैं, जो उसके एलिमेंट पे भी जम जाते हैं और अंदर भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो अभी हम इसको खोल करके किस तरीके से ये खुलता है और कैसे वापस से इसको कसा जाता है और कैसे इसकी अंदर की सफाई होती है और अंदर का टैंक, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिलहाल अभी ये यहाँ पे फिक्स है, इसको हम खोलेंगे यहाँ से और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो अभी हम इसको पहले सबसे खाली करेंगे और खाली करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। खोलने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। ये इसका फ्रंट साइड से ही ये जो इसका फ्रंट पैनल है, इसी को बस हमें ओपन करना है सिंपली। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये छोटा सा नोब दिया है, इसको हमने किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से इसको हल्के से उठाना है। जी, इसको हमने खोल दिया और ये फटाफट हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसका पेच खोल दिया। ये देखिए आसानी से ऊपर आ जाता है उठ करके, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये इसकी कॉर्ड है, ये इसका सेफ्टी मैकेनिज़्म है, ये इसका हीटिंग एलिमेंट है जो कि हीट करता है, बाकी ये सिलेक्टर स्विच है और ये इसका मेन स्टोरेज टैंक है जिसमें अभी भी अंदर आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा गंदगी है। अब इसको निकाल करके हाथ में साफ़ करना है फटाफट और उसके बाद फिर इसको वापस से पैक किया जाएगा। अभी इसमें इतना सारा हम निकाल चुके हैं, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर जमा हो जाता है। ये इतना सारा अभी निकाल चुके हैं और अभी बचा हुआ और निकालना है। तो आइए फटाफट इसको निकाल करके फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। ये इसका हीट सेलेक्टर एलिमेंट है जो कि डैमेज हो गया है। ये मैकेनिक ने इसके ऊपर जमा हुआ जो पानी का होता है पाउडर, उसको साफ़ करने के लिए फोर्सफुली इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, जिसके चलते आप देख रहे हैं ये ख़राब हो गया है। तो कभी भी अगर इसको करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसको साफ़ कराने के लिए ये एलिमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डैमेज हो जाएगा तो फिर ये अपना फंक्शन प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगा। बाकी बहुत सिंपल सा रहता है, ये सारा इसका मैकेनिज़्म है। अब इसको कपड़े से साफ़ करते हैं, क्योंकि जो पाउडर है वो थोड़ा बारीक हो गया है। तो अब इसे कपड़े में पोंछ करके निकालते हैं। कितना कचरा आ रहा है। अच्छे से चारों तरफ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो अंदर की वॉल है उस पर भी चिपका रहता है ये कचरा। तो बाद में जब इसको लगा के पानी भरेंगे तो वापस से वो पानी में मिलेगा। तो बेहतर है कि इसको कपड़े से प्रॉपर साफ़ किया जाए। ये कितना सारा आ रहा है। ये देखिए गंदगी बहुत ज़्यादा है इसमें, थोड़ा होल छोटा है तो निकालने में टाइम लग रहा है, लेकिन पूरा प्रॉपर साफ़ करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी रह जाएगा अंदर तो फिर वो बाद में क्या करेगा कि जो उसके नोजल्स हैं उनको जाम कर देगा। और कई बार मैकेनिक ये बोल के जाते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही कचरा है, पानी में निकल जाएगा। तो ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, क्योंकि वो कचरा देखिए इस तरह से इतना मोटा होता है और अंदर भी नोज़ल लगा है जो पानी को आउटसाइड में भेजता है। तो उसमें भी ऑलरेडी जाली नुमा पाइप लगा होता है, तो उसमें इतना मोटा कूड़ा नहीं निकलेगा, वो हमेशा अंदर ही ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि अगर इतना मोटा कूड़ा पाइप में निकलेगा तो फिर आपके टैप को ब्लॉक करेगा, और टैप में भी जालियाँ लगी होती हैं। तो इसी वजह से इसके अंदर जो मैकेनिज्म है उसमें रॉड पड़ी होती है जिसमें होल्स होते हैं छोटे छोटे। तो वो जो मोटा कूड़ा है वो वहीं पे फिल्टर हो जाता है, बाहर कभी नहीं आता है। तो कभी भी अगर आप साफ़ कर रहे हैं तो प्रॉपर कीजिए। अगर आप करवा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि मैकेनिक ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को उसके अंदर ना छोड़े। थोड़ा टाइम लगेगा बट पूरा साफ़ कराइए, अदरवाइज़ फिर क्लीनिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि बाद में बात वही है कि जब वो जाम हो जाएगा तो फिर पानी का प्रेशर उतना नहीं आएगा, और जब ओवर प्रेशर इनसाइड क्रिएट होगा तो उसमें आपका गीज़र डैमेज हो सकता है। इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। अब
और इस कपड़े को हमने एक बार दोबारा से प्रॉपर पानी से क्लीन कर लिया है और अब इस कपड़े से हम एक बार फिर से इसका इंटरनल साफ़ करेंगे और उसके बाद फिर हम करेंगे इसकी पैकिंग। ऑलमोस्ट ये साफ़ हो गया है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत रह जाता है उसको साफ़ करना ज़रूरी है ताकि प्रॉपर हीटर अपना काम कर पाए और पानी साफ़ सुथरा मिले और वो किसी भी तरीके का पाइप में चोक ना हो। तो इसमें अब बहुत माइनर सा है लेकिन थोड़ा बहुत है, उसको भी जल्दी से साफ़ करते हैं। एक बार आपको बताते चलें, ये सर्वोकॉन में गीज़र है जो कि 25 लीटर का है और बहुत ही बढ़िया काम करता है, लेकिन टाइम टू टाइम क्लीनिंग ज़रूरी है और हम मानते हैं कि करीब 2 से 3 साल में इसकी क्लीनिंग मैंडेटरी है। ये वाला हमारा तीसरे साल पे क्लीन हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसके अंदर कचरा इकट्ठा हो गया था, जिसके चलते इसका प्रेशर कम हो गया था और पानी जो निकल रहा है उसका फ्लो बिल्कुल बंद हो गया था या यूँ कहना के बराबर हो गया था। तो इसीलिए इसको साफ़ कराना ज़रूरी था, जो कि अब हो चुका है। अब इसका हम बाहर की तरफ अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और फिर इसको वापस से पैक करेंगे। और पैकिंग के टाइम इसको ये ध्यान रखना रहता है कि इसकी सील वगैरह जो है वो ख़राब ना हो, नहीं तो फिर क्या है कि लीकेज की समस्या आती है बाद में। तो ये हम चिमटी से फटाफट जो साइड में इसके पार्टिकल्स गिर गए हैं उसको हटा देते हैं, क्योंकि हाथ वहाँ पे नहीं पहुँचेगा। हो गया एक अंदर पेच बाहर निकालते हैं इसको भी। ये पेच इस तरीके से रहते हैं जो पूरे इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके रखते हैं अंदर। तो इसको हम हटा लेते हैं तो थोड़ा साफ़ करने में और आसान हो जाएगा। ये रिमूवेबल होते हैं, आराम से निकल आते हैं। अब आप बाद में वापस लगाए भी जा सकते हैं। अब इसके बाहर के जो कॉर्नर है उसको अच्छे से पोंछ लेते हैं। कपड़ा हमारे पास ऑलरेडी है साफ़। ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं ये कम से कम 1 से 1.25 किलो वज़न के हैं, जो अभी हमने इस 25 लीटर के गीज़र से बाहर निकाले हैं। थोड़े बहुत बारीक थे जो नाली में बह गए, बाकी ये हैं और थोड़े बहुत हमने फेंक दिए। तो ये जितना जल्दी साफ़ कर लें उतना बेहतर होता है, नहीं तो फिर ये अंदर लगे हीटिंग एलिमेंट को, उसके सेंसर को ख़राब कर देते हैं। इसको देखिए आप, अंदर से ये टैंक आप देख पा रहे होंगे पूरा क्लीन हो चुका है। इसमें बहुत नॉमिनल से 1-2 पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, जो शायद मैं उठा लेता हूँ हाथ से इसको भी। अब ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है और हमारे पास एक सूखा कपड़ा है जिससे हम वापस से इसमें डाल करके अच्छे से एक बार इसको चारों तरफ घुमा देते हैं और क्लीन कर देते हैं। तो कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी इसके अंदर गंदगी होने की। और इस क्लीनिंग के बाद अब ये कम से कम हमारा 2 से 3 साल बहुत आराम से चलेगा। हमें इसमें किसी भी तरीके की कोई क्लीनिंग कराने की ज़रूरत अब नहीं पड़ने वाली है। इनफैक्ट ये भी अभी दोबारा से खोल के हम इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैकेनिक को बुला के कराया था तो उसने जो है आधा अधूरा काम किया था। आप देख पा रहे हैं कि कितना सारा कचरा हम लोग निकाले हैं इसमें से, और बाकी पहले मैकेनिक निकाल के गया था। तो क्या होता है, कई बार ये लोग जो आते हैं काम करने, इन पे आपको ध्यान रखना है कि ये लोग काम कैसे कर रहे हैं। अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आपको उनसे कह के करवाना पड़ेगा, क्योंकि लेबर आज के टाइम पे उतनी ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है। वो लोग अपना काम बहुत ज़्यादा लापरवाही से करते हैं और ये देखने में ज़्यादातर आज के टाइम पे आ रहा है। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चीज़ की जानकारी अगर हम लोगों के पास भी होगी तो हम लोग उस चीज़ों को अपने हिसाब से सही भी कर पाएंगे और ये भी देख पाएंगे कि वो काम प्रॉपर वे में हो रहा है जैसा होना चाहिए कि नहीं हो रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा मैंने आपको अभी बताया भी था कि ये जो इसका हीटिंग एलिमेंट पार्ट है जो कि सेंस करता है कि हीटिंग का लेवल क्या रहना है, ये उसने साफ़ करते समय देखिए सारा डैमेज कर रखा है। ये आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ये गड्ढे से बन गए हैं, क्योंकि उसने क्या किया था कि जिस समय इसको क्लीन कर रहा था तो उसने उसके ऊपर पेचकस या स्क्रू ड्राइवर से फोर्स किया था, इस तरीके से मार मार के ऐसे क्लीन कर रहा था। तो अब ये पूरा ख़राब हो गया है। तो अभी फ़िलहाल ये काम करेगा कि नहीं करेगा ये लगाने के बाद पता चलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी अगर आप लोग गीज़र की क्लीनिंग करा रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि इस तरीके से कोई हार्ड इक्विपमेंट ना यूज़ किया जाए इसकी क्लीनिंग के लिए, क्योंकि इसको प्रॉपर वे में साफ़ करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, ये डैमेज हो जाएगा तो फिर आपको वो पार्ट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्ट फिर फंक्शन नहीं करेगा। ये वाला जो इसका है सिलेक्टर स्विच, यहाँ से देखते हैं, जो कि हीटिंग को मैक्सिमम मिनिमम की तरफ लेकर के जाता है। ये लो और हाई का आप देख पा रहे होंगे। तो ये सिलेक्टर स्विच जो काम करता है वो इसी की मदद से करता है। ये इसका सेंसिंग एलिमेंट है और वो उसका सिलेक्टर है। तो अगर ये ख़राब हो जाएगा तो उस स्विच का कोई यूज़ नहीं बचेगा, तो फिर आपको ये चेंज ही कराना पड़ेगा। और चलिए फ्रेंड, अब इसको हम वापस से असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये इसका पूरा कैबिनेट है, हल्का से ध्यान देते हैं। ये इसकी सील है, रबड़ की सील होती है जो कि एयर टाइट रखती है इसको, और इसको बहुत ही सावधानी से इस तरीके से
अंदर इसको हम प्लेस करेंगे। इसको हमने यहाँ पे इसको हमने इसकी पोजीशन अंदर प्लेस कर दी है। ये नट है हमारे पास जो हमने उस समय लगाए थे। हम इसको क्लीन करके वापस से इसको इसकी जगह पे लगाते हैं। तो इसको देखिए लगाना शुरू करते हैं। ये इस तरीके से रहता है, जैक बना है इसमें और यहाँ पे इसमें ये स्लॉट है, तो इस स्लॉट में आराम से जाकर के एडजस्ट हो जाता है। तो इसको हम फटाफट लगाते हैं। चलिए इसमें हम देख लेते हैं। ये हमने इसको प्रॉपर इसके साथ देखिए रख दिया है। इसके ऊपर इसका ये स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है। ये देखिए 2000 वाट का है और 230 वोल्ट की सप्लाई पे, सिंगल फेज की सप्लाई पे ये ऑपरेट होता है। और ये अभी हमने इसको यहाँ प्रॉपर बिठा दिया है। ये हमने इसके स्लॉट में स्क्रू वगैरह लगा दिए हैं। अब ये ट्रे इसके ऊपर हम लगाएंगे और इसके ऊपर से इसके जो स्क्रू हैं जो कि इस तरीके से दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। ये स्क्रू हम इसके ऊपर अब कसना स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर कसेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं कसने हैं और बहुत ढीले भी नहीं छोड़ने हैं। तो दोनों ही बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए हम फटाफट इसको अब स्क्रू लगाते हैं। अब हम इस ट्रे को देखिए बैठाते हैं फटाफट स्क्रू के साथ और जल्दी से इसको हम कसना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है काम, क्योंकि इसमें वायर्स लगे हैं। अगर हम ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है कि वो वायर टूट जाए, और टूट जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए काम बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए ये अब हमारा स्लॉट इसमें बैठ चुका है। अब बारी है इसको प्रॉपर से कसने की। तो फटाफट इसको कस लेते हैं। पहले पेज को हल्के से बैठा देते हैं इसके साथ और उसके बाद फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको प्रॉपर कसा जाएगा। तो अभी पहले हम इसको बिछा देते हैं ताकि आगे पीछे ना हो जाए। इसके जो ये स्क्रू हैं ये आपके 13 नंबर की चाबी से आराम से ऑपरेट हो जाएंगे। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। एक पेचकस और एक अगर आपके पास रिंच है तो आपका पर्पस यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। और जिस समय कसने होते हैं पेच तो एक बात खास ध्यान रखनी होती है कि वन साइड से कभी भी पहले टाइट नहीं करते हैं। सभी स्क्रू ड्राइवर को धीमे धीमे घुमा करके और टाइट किया जाता है और जब फाइनली सब अपनी जगह फिक्स हो जाते हैं फिर सबको कस दिया जाता है। क्योंकि अगर वन साइड से आप एक बार में कस देंगे तो उसमें टेपर आने की संभावना बन जाती है। तो इसीलिए हमेशा उसको पहले थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से कसना चाहिए और जब सही से स्लॉट पे बैठ जाए सारा पूरा ट्रे में, तब उसके बाद हम उसको प्रॉपर फाइनल कस देते हैं ताकि किसी भी तरह की लूजिंग की गुंजाइश ना बचे। फटाफट टाइट हो जाएगा। स्क्रू ड्राइवर बहुत तरीके के आते हैं मार्केट में, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। मैटर ये है कि पेच प्रॉपर खुलना चाहिए और प्रॉपर कसना चाहिए, क्योंकि इसकी बॉडी फाइबर बेस्ड होती है। अल्टीमेट अगर हम कहें तो प्लास्टिक ही है। तो कहीं पे भी अगर कोई टूट फूट होती है तो फिर आपका पूरा जो गीज़र की असेंबली है या पूरा जो गीज़र है ये पूरा ही ख़राब हो जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि टाइम टू टाइम मॉडल चेंज होते रहते हैं, तो किसी भी स्पेसिफिक इक्विपमेंट को मार्केट में दोबारा से उसके पार्ट को ढूंढना एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन जाता है। तो देखिए इसकी अब ये फाइनल पैकिंग हो चुकी है। एक बार प्रॉपर चेक कर लेते हैं कहीं से कोई वायर लूज़ तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि हिलाने डुलाने में कोई कनेक्शन निकल गया हो। तो ये चीज़ें एक बार मेक श्योर करने के बाद ये देखिए भी सारा जुड़ा हुआ है, अर्थिंग वगैरह अपनी जगह पे प्रॉपर कनेक्ट है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको वापस से इस तरीके से इसको हमें यहाँ पे फिक्स करना है। उससे पहले हमने क्या किया था, ये वायर की कॉर्ड को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करा था ताकि हम इसको अंदर से निकाल पाएँ। तो इसको हम वापस से यहाँ से खींचेंगे। ये यहाँ से देखिए इसका वायर का पोर्ट है यहाँ पे, तो यहाँ से हम इसे खींचेंगे तो ये ऊपर से ये देखिए धीमे धीमे नीचे जा रही है। ये अभी जो एक्स्ट्रा है ये हम इसको यहाँ से पीछे की तरफ निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गई है। अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से स्लॉट पे रख करके, और ये इसका एक क्लिप है जिसकी मदद से हम इस वायर को यहाँ पे लॉक कर देंगे। अब इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से फटाफट इस क्लिप को टाइट करते हैं जल्दी से। ये एक तरीके से इसकी पैकिंग सील है। इसको हम अभी इस स्क्रू के ऊपर जिस तरीके से स्लॉट दिया है उस वैसे फिक्स करेंगे, और जब इसको फिक्स कर देंगे तो उसके बाद इस तरीके से ये एक फोमिंग टाइप दिया हुआ है जो हीट को बाहर आने से एक तरीके से हीट रेसिस्टेंस का काम करता है, और इसमें हीटिंग बनाया जाता है। वाटर को जो है कूलिंग से बचाता है और वाटर को हीट रखने में मदद करता है। और ये मैं काफ़ी इसमें आपको एक चीज़ अगर और बताऊँ
तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक पानी को गर्म रखने में मददगार है। और अगर आप एक बार पानी गर्म करते हैं तो काफ़ी देर तक इसमें बना रहता है पानी गर्म। तो हम इसको देखिए सील को यहाँ पे आराम से बैठा देते हैं, और ये काम बहुत ही ध्यान से करना है ताकि कोई भी वायर इसका डैमेज ना हो और कोई भी सील इसकी ख़राब ना हो। अब देखिए हम इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं ये इस तरीके से। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान से करना रहता है कि कोई चीज़ ऐसा ना हो कि खींचतान में ख़राब हो जाए, क्योंकि अगर ख़राब हो जाएगी तो फिर उसको बदलना पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं आपका काम बढ़ा देगी, प्लस एक्सपेंसिव भी बढ़ाएगी। तो अभी हमने यहाँ पे इसको बिठा दिया है। ये देखिए इसमें इस तरीके से ये छोटे छोटे पिन पॉइंट दिए होते हैं, इधर भी है और इसमें इस तरफ भी है और एक इस तरफ है। यहाँ पे लास्ट में स्क्रू लगेगा, स्क्रू के लिए ये अंदर पॉकेट दिया है। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से फंसा करके ये दबा दिया। सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई फोर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया है और फटाफट हम इसका यहाँ पे ये स्क्रू टाइट कर देंगे। जिस समय इसको खोलते हैं तो ये सील प्रॉपर हटाई जाती है ताकि किसी तरीके से वो सील डैमेज नहीं हो जाए, और जब इसको लगाते हैं तो प्रॉपर इसको कर दिया जाता है। ये बेसिकली हीटिंग कूलिंग को एक दूसरी तरफ ट्रेवल करने से रोकती है। ये इंडिकेशन है, जब पावर ऑन होता है तो ये ग्रीन वाला ब्लो करता है, और जिस समय हीटिंग हो रहा होता है तो ये रेड भी साथ में जलता है, लेकिन जिस समय हीटिंग पूरी हो जाती है तो रेड वाला अपने आप बंद हो जाता है। पूरा प्रॉपर असेंबल हो चुका है। आइए इसको हम एक बार आपको चारों तरफ से दिखा देते हैं। ये इसका यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है जिसमें इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन लिखी रहती है, इसका सीरियल नंबर है, इसके कनेक्शन किस तरीके से हैं और इसकी पावर रेटिंग क्या है। और यहाँ पे ये इसका आप देख पा रहे हैं, ये वाटर का आउटसोर्स है। ये वाटर यहाँ से इन होता है, ये हॉट वाटर यहाँ से रिलीज़ होता है। ये यहाँ पे स्टार रेटिंग की मार्किंग रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से कि कोई भी इक्विपमेंट एनर्जी एफिशिएंट ही होना चाहिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो कि डोमेस्टिक यूज़ होता है घरों में। ये इसका देखिए बैक पैनल है। बैक साइड में बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है, थोड़े से यहाँ पे ये स्क्रू वगैरह दिए हुए हैं जो कभी भविष्य में अगर कुछ खोलना है तो उसमें काम आता है। बाकी ये स्लॉट जो है यहाँ पे इसका हैंगिंग क्लिप अटैच हो जाता है और उसके बाद ये वॉल पे माउंट हो जाता है। तो इस तरीके से इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है और बहुत ही बढ़िया इसकी फिनिशिंग है। अभी हम इसको लगाते हैं चल करके, फिर आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए ये इसका क्लिप है, ये 2 ही स्क्रू पे अटैच हो जाता है। बस इसको जब भी अटैच करें तो ध्यान रखें कि या तो 8 या 10 mm का इसमें कम से कम फास्टनर यूज़ किया जाए, और जिस जगह पे लगा रहे हैं वो जगह प्रॉपर होनी चाहिए। कई जगह पे टाइल खोखले होते हैं तो इसके गिरने का चांसेस बना रहता है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही हुक से इसको रोका जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी इसको लगाया जाए तो जो इसमें फास्टनर आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर साइज़ के, प्रॉपर क्वालिटी के होने चाहिए और प्रॉपर वो फिक्स भी होने चाहिए। तो चलिए इसको फटाफट आकर के यहाँ पे टांगते हैं। ये इसका वाटर सोर्स है और ये इसका इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है। अब देखिए ये इसका सेफ्टी वाल्व होता है जो कि वाटर इनलेट वाले सोर्स पे लगाया जाता है। तो ये डबल काम करता है, तो ये फिल्टर का भी काम करता है क्योंकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा इस तरीके का रहता है। बाकी अगर अंदर कोई एक्सेस प्रेशर रहता है तो यहाँ पे ये फ्यूज़ का भी काम करता है। ये जो अपना यहाँ आप देख रहे हैं 2 है, ये अपना ये हॉट वाटर का है, ये कोल्ड वाटर का है। मतलब यहाँ पे इन है और ये आउट है, तो ये हमको इन वाले सेक्शन में लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे वाटर का इन सोर्स दे दिया जाएगा और वाटर का आउट यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम इसे आपको चला के दिखाएंगे। अभी हमने इसे टांग दिया है फिलहाल सेफ्टी के साथ। अब एक बार इसका अभी हम प्लग वगैरह लगाएंगे और ये कसने के बाद फिर अभी आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए हमने इसकी प्रॉपर सारी फिटिंग यहाँ पे कर दी है, इसको अच्छे से टाइट कर दिया है और यहाँ पे हमने इसका कॉर्ड भी प्लग इन कर दिया है। अब अभी हम इसको ऑन करके और एक बार चला करके देखेंगे कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने अभी इसके बाद वाटर का ये टैप यहाँ से ऑन कर दिया है और अब आप साउंड सुनेंगे, इसमें पानी भरना स्टार्ट हो गया है। ये इस तरीके से देखिए जो इसकी आवाज़ आ रही है। जब ये पानी पूरा भर जाएगा तो मैंने यहाँ पे टैप को ओपन रखा हुआ है, यहाँ से पानी निकलने लगेगा, क्योंकि अगर अभी हम इस टैप को बंद कर देंगे तो क्या होगा कि फिर ये भरना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि एयर पास नहीं होगी इसकी। तो इसको आपने खुला रखना है इस तरीके से, ताकि यहाँ से एयर रिलीज़ होती रहे और उसमें जो अंदर खाली टैंक है वो पानी से भर जाए। तो अभी इसको हम थोड़ी देर वेट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से ये गीज़र वाला पानी धीरे धीरे और ये एयर निकल देगी, क्योंकि अभी इसमें एयर पार्टिकल्स भी हैं। तो जब ये पूरा भर जाएगा तो इसमें से ये एयर आनी बंद हो जाएगी और पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा जब भी गीज़र को फुल कर रहे हैं तो टैप हमेशा ओपन रखें ताकि एयर प्रॉपर निकल पाए। अब ये प्रॉपर लग चुका है और ये पानी से भर भी चुका है। और अब हम इसका यहाँ से ये बटन ऑन करते हैं और देखिए ये सप्लाई यहाँ से चालू हो गई है। यहाँ पे भी इंडिकेशन आ रहा है, यहाँ पे पावर का और हीटिंग का इंडिकेशन स्टार्ट हो गया है। और ये इसका जो सिलेक्टेड स्विच है, जब हम इसको इस तरीके से और रेडियोस की तरफ लेके जाते हैं तो देखिए अब ये बंद हो गया, क्योंकि मिनिमम ऑलरेडी अपने लिमिट पे पहुंच चुका है। तो क्योंकि मौसम ठंडा है तो हम इसको यहाँ पे नियर टू मैक्सिमम रखेंगे। बिल्कुल हाई मत नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा उसमें मार्जिन रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं करना चाहिए। कई बार
नहीं पता होता है, सडनली हाथ भी जल जाता है, नहीं तो ये जो प्लास्टिक होती है ये भी पिघलने लगती है। तो इतना ठीक है, बाकी अपनी अपनी पसंद है, आप लोग जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। फिलहाल अभी हमने इसको ओके करके ठीक कर दिया है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।